हाय बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है और मैं पहले ही कई बार क्लासेस में बोल चुका हूं कि एक्सपेक्टेड ये है कि 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, प्रिसाइजली 3 बोला जाए, 4 हो भी सकते हैं, उनमें एमसीक्यू जो हैं वो आने वाले हैं आपके ड्यूअल नेचर मैटर रेडिएशन, एटम और न्यूक्लियाई के। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 11। पहला सवाल एमसीक्यू का आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हीलियम हैव सेम मोमेंटम। देखो, हीलियम ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। हीलियम का आयन जो बनता है वो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, तो मुझे पता होना चाहिए ये बात। तो एक्चुअली आपके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है उनका मोमेंटम सेम है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चों? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv, सेम है। तो डी ब्रॉ वेवलेंथ डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ, तो इसकी जो डी ब्रॉ वेवलेंथ है, डी ब्रॉ मैं बोल रहा हूं बिकॉज एक्चुअल में डी ब्रोए बोला जाता है। डी ब्रॉगली तो हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से जो है नाम बना देते हैं हम लोग कुछ भी, बट खैर लेमडा का फॉर्मूला गाइस एच अपॉन में पी होता है ना। लेमडा का फॉर्मूला कितना होता है? एच अपॉन में पी होता है। और तीनों ही जो है वो पार्टिकल सिस्टम्स हैं। इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, प्रोटॉन का है और हीलियम का है। ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, ये फॉर्मूला सिर्फ पार्टिकल सिस्टम्स के लिए होता है। फोटॉन के लिए इस तरीके से नहीं लिखते। ये फोटॉन के लिए क्या करते हैं उसके बारे में अगला जो सवाल आएंगे उसमें पढ़ेंगे। बट हाँ, लैम्डा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? एच अपॉन में पी होता है, या फिर आप इसको एच अपॉन में एम वी भी बोल देते हो, तो ऑफकोर्स आप पी ही बोला है। तो मोमेंटम जो है सबका सेम है, तो मोमेंटम सेम है तो बेटा एच तो कांस्टेंट होता ही है, तो यानी कि लैम्डा भी क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। और लैम्डा अगर कांस्टेंट हो गया तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट सेज कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हीलियम पार्टिकल का वेवलेंथ सेम होता है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। और मैं आपको बता दूं 2023 में इतने ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर आप इजी करा रहे हो, बट मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला जो सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बेस्ड। लिखा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0। यस वी नो, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता ही वो पोटेंशियल है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को 0 कर दे। वो कह रहा है किस पे डिपेंड करता है? तो देखो यहां पे जो भी रिलेशंस आपको लिखे हैं उसमें क्वेश्चन ऑप्शन लिखे हैं, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड ऑल लिखा हुआ है। बट जरा ध्यान से देखो किसके ऊपर इनवर्सली या किसके ऊपर इन प्रोपोर्शनली लिखा हुआ है। दो चीजों के लिए, एक है वेवलेंथ के लिए और एक है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब अगर चारों ऑप्शन देखोगे तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी आप वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करो। लेकिन हमने आइडियली फ्रीक्वेंसी से ही पढ़ा है। आपको ये याद रखना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है और जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है ना, जब हम उस पर लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब जो लाइट डाली उसकी जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू होती है। अगर आपने किसी तरीके से अपने इंसिडेंट फोटोन की जो ऊपर से आ रहा है, मैं ऐसा डायग्रामेटिकली बना देता हूं कि मान लीजिए सरफेस है, ऊपर से जो फोटोन आ रहा है मान लीजिए उसकी एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू। बाहर जब ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, नहीं निकलेगा वो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे E इक्वल्स टू है एच न्यू। मान लीजिए हमारा ये जो मेटल की प्लेट है इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट को क्या बोलते हैं बेटा? हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मुझे मालूम है कि इस न्यू की वैल्यू इस न्यू नॉट से ज्यादा ही होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होगा तो एनर्जी E जो है वो फाइ नॉट से ज्यादा हो जाएगी और तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इमेजिन करो हमारा जो न्यू है वो न्यू नॉट से कम बैठा हुआ है, मतलब वो कम है, तो इसका मतलब जो एनर्जी E है वो मेरी फाइ नॉट से कम है। यानी कि इसको मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने के लिए चाहिए, लेकिन वो लेकर आ रहा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सरफेस से बाहर तभी निकलता है जब उसको कितनी एनर्जी मिलती है? अपने वर्क फंक्शन के या तो बराबर या उससे ज्यादा। भाई बराबर होगी तो निकल जाएगा, ज्यादा होगी तो बिल्कुल खुशी खुशी निकलेगा, लेकिन अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि हमारी जो E है इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू है वो न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को बेटा बढ़ा दो, है ना भैया, फ्रीक्वेंसी की बात कर लो, वैसे हम इसको SC बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, है ना। E का फॉर्मूला एच न्यू भी होता है और न्यू का फॉर्मूला C बाय लैम्डा भी होता है, तो भैया आप लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं। अपन सिंपल करते हैं, भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ गई, उसे चाहिए निकलने के लिए 2, ये भेज रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो जब ये बाहर निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक खर्च कर ही देगा, किसमें?
2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा निकलने में, और बाकी जो 2 बचे वो क्या करेगा, उनसे साहब ये चलने लगेगा, यानी कि वो आगे मूव करने लगेगा। हमने कहा नहीं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओ, आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, एनर्जी और बढ़ गई। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन आ रहा है, जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन आएगा, निकलेगा किससे, 2 से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो बाहर निकल गया। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाहर निकल गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लाया, तो भाई इसके पास 3 बच गई, तो 3 से क्या करेगा, 3 से वो आगे चलने लगेगा, 3 से आगे चलने लगेगा। अब आपने और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, एनर्जी और बढ़ गई, मान लीजिए एनर्जी बढ़ गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़कर हो गई। इसे निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चलने लगेगा। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एक्चुअल में आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो यानी कि इसको रोकने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ गया, तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ गया, उसी को तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो भैया सही तो लग रहा है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाया, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो उसको रोकने के लिए जो अपोजिट वर्क करना पड़ेगा वो भी तो बढ़ेगा। क्योंकि शायद आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो डेफिनेटली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बढ़ा है। ई तो भैया कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁹, यानी कि बी ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन। सर थोड़ा और भी देख लें, थोड़ा और कोई वेवलेंथ के बारे में अगर बात करें। अच्छा मान लो वेवलेंथ आपने घटा दी, इमेजिन करो वेवलेंथ आपने घटा दी, तो वेवलेंथ घटा दी तो एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, यानी इसे घटाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, यहां क्या लिखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो मैं आपको इतना क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पिछले एमसीक्यूज में भी बोल चुका हूं, हर क्वेश्चन से आपको यह देखना है कि ऐसा क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है, तो उसके चारों तरफ के जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझा करो, ध्यान से पढ़ा करो। अब आगे लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गलत है, इंक्रीज, बिकॉज मुझे पता है इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ऑप्शंस भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल में लिखा है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज न्यू नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आइंस्टीन इक्वेशन थोड़ा सा याद दिला दूं। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है आइंस्टीन इफेक्ट? आइंस्टीन इफेक्ट कहता है कि एच न्यू इज इक्वल्स टू होता है फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स। बच्चों ध्यान रखना कि जब भी हमारी प्लेट पे हमारी फोटोन की इंसिडेंट होता है, मतलब हमारा फोटोन यानी लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट पड़ती है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज के होते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी का पूरा स्प्रेड हो जाता है, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, आइंस्टीन साहब ने अपनी इक्वेशन में उसको लिखा था। भाई जब फोटोन यहां पे इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे, उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद जब बाहर निकलता है सरफेस से, जैसे ये सरफेस ऐसे बाहर निकलना है, तो अंदर पहले वो कहीं ना कहीं कोलाइड करता हुआ आएगा। There are different number of collisions inside the metal plate, और उस कोलिजन की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, और जो सबसे ज्यादा होती है उसको हम के मैक्स लिख देते हैं, और आइंस्टीन इक्वेशन में ये के मैक्स लिखा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या फोटोन पड़ने पे सारे इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, तो जवाब क्या है? जवाब है नहीं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। There's a different spread of the kinetic energy, but we take only a content of maximum kinetic energy। क्या इक्वेशन समझ में आ गई है? अच्छा मुझे मालूम है फाइ नॉट है, तो यहां पे न्यू नॉट होगा। न्यू नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। एच न्यू कितना आ गया? एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। अब है क्या कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है भैया, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है,
ये टोटल अगर हम करेंगे तो इंसिडेंट एनर्जी होगी। बड़ा सिंपल रूल मैंने आपको बता रखा है कि जो भी एनर्जी हमारा इंसिडेंट फोटोन लाएगा वो दो जगह इस्तेमाल होगी, पहला बाहर निकलने के लिए और दूसरा आगे चलने के लिए। भाई आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन डाला, उसे निकलने के लिए मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो 4 से वो निकल जाएगा, 6 से वो चलने लगेगा। बड़ा सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। दिस आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भैया यहां पे ये जो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया उसमें मैं लिख रहा हूं एच न्यू इज इक्वल टू एच। अब उसने बोला हुआ है कि जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहां पे वो ये नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, यानी कि ये हो गया एच न्यू हो गया इस बार क्वेश्चन में, ये हो गया। तो सवाल क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू, यानी न्यू नॉट की जगह न्यू हो गया। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि जो हमारा ये न्यू है वो 3 नहीं सॉरी वो हमें दे रखा है 4 न्यू। समझ में आ रहा है भाई? ये वाली फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की होती है, वो हमें दे रखी है न्यू, और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है हमें 4 न्यू। और ये किसके बराबर है? ये प्लस किसके आ गया? यहां पे के मैक्स आ गया। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी बेटा के ई मैक्स क्या आ गया? के ई मैक्स इक्वल टू कितना आ गया? जब इधर जाएगा या जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एच न्यू, यानी कि कौन सा ऑप्शन लगे बेटा? ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, अगला जो सवाल आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा था एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। देखो फोटो एमिशन जो होता है बेसिकली ये प्रोसेस होती है जिससे हमारा जो फोटोन है पढ़ने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, हमने पढ़ा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोटोन पढ़ने पे ही बाहर निकलता? मैं रिपीट करता हूं, एक प्रोसेस है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, प्रोसेस है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का सरफेस से बाहर निकलना। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी बाहर निकलता है जब उस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन पड़ता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये तो बात ठीक है, ये तो होती है, हमने पढ़ा है पूरा। लेकिन इसके अलावा थर्मो आयनिक इफेक्ट भी होता है। थर्मो आयनिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जब आप किसी मेटल प्लेट को हीट करते हो तो हीट एनर्जी मिलने की वजह से भी हमारी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं बेटा थर्मो आयनिक इफेक्ट या थर्मो आयनिक एमिशन। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से निकल सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी निकल सकता है जब आप किसी प्लेट के अक्रॉस बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लगा दो, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो, तो हाई पोटेंशियल या हाई फील्ड होने की वजह से वो आसपास की एयर को आयनाइज कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उस केस में भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल सकता है। यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका मैंने कौन सा बताया? पहला तरीका बताया मैंने फोटॉन्स पढ़ना, फोटॉन्स इंसिडेंट होना। फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, और कंडीशन है बेटा फोटोन इलेक्ट्रॉन को तभी निकाल सकता है जब फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल से बराबर हो या फिर ज्यादा हो। दूसरा मैंने तरीका क्या बताया आपको? हमने बताया हीट कर दो तो भी एमिशन हो सकता है, यानी कि थर्मोआयनिक एमिशन भी एक प्रकार का एमिशन है। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया फील्ड लगा दो, यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। एक एमिशन और भी होता है बच्चों, इसका नाम होता है बेटा सेकेंडरी एमिशन। क्या नाम बोला मैंने? सेकेंडरी एमिशन। सर ये कब होता है? मान लीजिए हमारे पास एक मेटल प्लेट है और बाहर से यहां से एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया और ऐसे टकराया, और जैसे ही टकराया, जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया, है ना, उसको नॉकआउट कर दिया, नॉकिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, प्राइमरी तो वो है जो इंसिडेंट हुआ। इस प्रकार के एमिशन को बोलते हैं क्या? सेकेंडरी एमिशन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सेकेंडरी एमिशन क्या होता है सर? सेकेंडरी एमिशन में एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी एनर्जी लेके आता है, जब टकराता है इस इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे वो बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे ना, कि एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सुबह सुबह जल्दी सबसे पहले उठ जाएगा, उसके बाद वो घर की घंटियां बजाता घूमता है, भाई चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हैं। तो एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को लाइट करता है और उसके शेल से उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा लेता है, दो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आने वाला प्राइमरी, निकलने वाला ऑफ कोर्स सेकेंडरी। इसलिए इस एमिशन का नाम क्या हुआ? सेकेंडरी एमिशन। तो चार प्रकार से एमिशन हो सकता है। फोटॉन्स पढ़ने से भी एमिशन हो सकता है, उसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं।
हीट करने से भी इमिशन हो सकता है, उसे थर्मोनिक इमिशन बोलते हैं। फील्ड की वजह से भी इमिशन हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भी, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से भी इमिशन हो सकता है, उसको हम फील्ड इमिशन बोलते हैं। और एक होता है कि एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दे, सरफेस पे पड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, वो भी हो सकता है। यानी कि 4 होते हैं। खैर हमें तो यहां 2 ही दे रखे हैं। अच्छा, हमने ना सबसे ज्यादा यही पढ़ा बिकॉज हमारे सिलेबस में यही था। तो इसमें बोला था कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल बाय, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, थर्मो में भी होता है, यानी बोथ ए एंड बी। तो सर आपने फालतू क्यों पढ़ा है? वही बात मैं हमेशा बोल रहा हूं बार बार कि हर क्वेश्चन से सीखो, एमसीक्यू से स्पेशली, कि भाई इनके अलावा और क्या आ सकता है, इनके अलावा क्या पूछा जा सकता है। इसलिए आई एम नॉट कवरिंग जस्ट 25 और 30 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर, आई एम कवरिंग अ फुल चैप्टर आउट ऑफ दीज 25 to 30 क्वेश्चंस। अगला सवाल बेटा यहां पे आ रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव प्लेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन। जो इसका जो वर्क फंक्शन है बेटा वो कितना दे रखा है, हमें वर्क फंक्शन दे रखा है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहां पे जो वेवलेंथ हमें दे रखी है फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए, लाइट की जो वेवलेंथ दे रखी है, जो इंसिडेंट लाइट दे रखी है, वो दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है बेटा मुझे कि एक प्लेट है, इस पे एक फोटोन पड़ रहा है, इसका खुद का जो वर्क फंक्शन है वो 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो फोटोन पड़ रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है। हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और अब हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी मैं बोलता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो हम हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है एक फोटोन तो सिंपली आया नहीं होगा, कोई लाइट सोर्स लगा के तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स पड़ रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के होंगे, काइनेटिक एनर्जी का स्प्रेड होगा पूरा, किसी एक की, 2 की, 5 की, जो भी मैक्सिमम होगी हम उसको यहां पे कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आइंस्टीन इक्वेशन लिख लेता हूं। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या है बेटा? वो है E equal to phi naught plus Ke max. Phi naught plus Ke max. What is this E? E stands for energy of incident photon. Phi naught is what? वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल प्लेट। और के मैक्स मुझे निकालना है, तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? के मैक्स का फॉर्मूला बनेगा सर ई माइनस फाई नॉट। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? ई माइनस फाई नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो हमें यहां पे गिवन नहीं है, लेकिन यहां पे वेवलेंथ ऑफ, तो ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा है, हाँ, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन दे रखी है। अच्छा, अगर आपके पास वेवलेंथ है ना बेटा, तो आप उसकी एनर्जी बड़े सिंपल से निकाल सकते हो भाई, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन में लेमडा। सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं है? E का फॉर्मूला क्या होता है? sc बाय लेमडा। अब hc और लेमडा की वैल्यू हमें पता है, लेमडा अच्छा यहां पे क्या है? एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आंसर आ जाएगा। लेकिन बाकी सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फिर उसे कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कन्वर्ट कैसे होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करके। सर इतना सब कुछ याद रहेगा? कोई शॉर्टकट है? हाँ शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है आप 12400 डिवाइड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम कर दो। यानी आपको ना तो लेमडा बदलना, ना कुछ कैलकुलेशन करनी, आपको बस क्या करना है, यहां पे ये 212400 हो गया, और डिवाइड बाय यहां पे कितना आ गया? 5000। आपका सीधा आंसर कैसे में आएगा? आपका सीधा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, आपको कोई कन्वर्जन नहीं करनी। क्या सर ये ट्रिक एप्लीकेबल है? अरे भाई एमसीक्यू करने हैं तो ये तो कहीं भी लगा सकते हो। वैसे कई बार सैंपल पेपर में ना ये फॉर्मूला लिखा आ गया है, बट सीबीएसई ज्यादा इसको रिकमेंड करती नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एमसीक्यू में तो यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपकी जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, जो फोटोन आपका इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? 2.48। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 2.48 माइनस 1.90 यानी 1.9 हो गया। सॉल्व करते हैं तो 0.58 इसका आंसर आ जाता है। तो 0.58 ऑफ कोर्स ईवी में आंसर रहेगा, तो ऑप्शन बन गया कौन सा? ऑप्शन बी सही। अगला सवाल ले लेते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें लिखा है देयर इज अ लाइट ऑफ टू वेवलेंथ, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी, whose photons have energy of। तो हमारे पास ये फोटोसेंसिटिव सरफेस है, यहां पे लाइट आ रही है तो जो फोटॉन्स आ रहे हैं तो अलग अलग एनर्जी के आ रहे हैं, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हु फोटॉन्स एनर्जीज आर। तो इसकी जो एनर्जी है, ये जो ई है इसका, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस वाले का एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन फोटोन की वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो फोटोन आए बेटा, दो फोटोन आए, एक की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सवाल हमें पूछा गया
कि वर्क फंक्शन अगर इस मेटल सरफेस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि दोनों ही रेडिएशन के लिए फिक्स है, बिकॉज आपने इंसिडेंट एनर्जी जो है फोटोन की चेंज कर दी, तो वर्क फंक्शन थोड़ी ना चेंज होगा। ये तो दोनों के लिए सेम ही है। हमें बोला है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखो रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज अगर निकल जाए, अगर रेशियोस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाए तो रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स भी निकल जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, वो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है भैया। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पिछले 2 सालों में पूछे गए, एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2024 में भी सबसे ज्यादा हमारा चांस किसका है, काइनेटिक एनर्जी के बेस्ड न्यूमेरिकल का ही चांस है। तो भैया पहला केस, फर्स्ट केस, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स फॉर द फर्स्ट फोटोन क्या होगी, वो जाएगी E1। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 माइनस 0.5, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कन्वर्जन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दूसरा केस बेटा के मैक्स 2, के मैक्स 2 कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2.5 माइनस 0.5 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा हाफ एम V1 स्क्वायर। ध्यान रखना V1 जो है वो मैक्सिमम स्पीड है, 1 तो लिखना पड़ रहा है बिकॉज फर्स्ट केस का है, बट ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, डिवाइड बाय हाफ एम V2 स्क्वायर। सर वो M1 M2 तो नहीं लिखना, नहीं नहीं यार, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, तो मास तो सेम ही होगा ना। काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, इसकी 0.5 इसकी 2, लेकिन मास तो सेम ही होगा। इसको कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 2, कोई यूनिट लिखने की जरूरत है ही नहीं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल आएंगे 20 लगेगा, 1/4 हो जाएगा। तो बोलो V1 अपॉन में V2 कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में 4 यानी कि 1 अपॉन में 2। तो मेरा ये आंसर आ जाता है। बट ध्यान रखिए दोबारा से, जो V1 एंड V2 हैं ये मैक्सिमम स्पीड्स हैं, यानी मेरा ऑप्शन लग जाता है ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लग गया बेटा ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से आपको इन 6 क्वेश्चन में काफी कुछ नॉलेज मिली होगी, ऑल्दो अभी तक की हमारी जो क्लास है वो 22 मिनट के आसपास हो चुके हैं, लेकिन इन 6 क्वेश्चन को जिन्हें मैं 22 मिनट सॉल्व किया, हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको एग्जाम में 22 मिनट नहीं लगेंगे, आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा, मतलब 5 मिनट में बहुत ज्यादा बोल गया, सॉरी, मतलब 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा आपको लगाना भी नहीं चाहिए। आप देखोगे अगले क्वेश्चन ऐसे भी आने वाले हैं जो आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कितना आसान सा सवाल दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना है m, चार्ज कितना है E, मूविंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इन अ वैक्यूम, इट्स फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पे मान लीजिए बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मान लीजिए पोटेंशियल है V, है ना V। इसके सामने मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया, मुझे पता है यार इसको सर रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो मूव करवाएगा। सवाल है सर मूव जब एक इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेगा इसके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। भैया इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये चलने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट इस पे क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, रिपल्शन फोर्स लगाएगी, और ये आगे चलने लगेगा। चलने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, लेकिन आपने एक बार क्लास में बोला था, और एक बार क्या, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कहीं पे भी कोई भी एनर्जी आती है तो वो क्यों आती है, क्योंकि भाई उस पर कुछ काम ही होता है। बिकॉज रूल है पी के रूल क्या है मेरा, मैंने कहा था श्रम ही शक्ति है। श्रम ही शक्ति है का मतलब कि जब भी किसी बॉडी पे, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल पे कोई वर्क होगा, वही वर्क एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। भाई यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, ये काइनेटिक एनर्जी आई ड्यू टू वर्क डन बाय नेगेटिव प्लेट, वर्क डन बाय नेगेटिव प्लेट। बात समझ में आ रही है क्या भाई, मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव प्लेट से रिपेल करेगी, चलने लगेगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। और किसी ने कहा, मैंने कहा है ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी पे जब भी कोई वर्क होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। श्रम ही शक्ति है, यानी जब भी कोई वर्क करोगे तो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी आ रही है तो पक्का उस पर वर्क हो रहा होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई है, ड्यू टू वर्क डन बाय नेगेटिव प्लेट। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए इसका VA इसका पोटेंशियल बोलता हूं, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए इस पोटेंशियल का नाम भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो जाता है। क्या नाम हो जाता है बेटा इसका, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो जाता है। तो इसका अगर
पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VA है, तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद है, वर्क डन का फॉर्मूला होता था Q इंटू V। भैया ये कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था सर हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा Q इंटू V के हिसाब से E इंटू VA। तो E इंटू VA, जिसको इसने सिंपली V बोला हुआ है, तो आई कैन राइट दिस एज VA, पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो इसमें थोड़ा सा VA लिख रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन कितना आ गया बेटा? हाफ m V स्क्वायर। तो V स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया 2E VA डिवाइड बाय m, यानी V स्क्वायर का स्क्वायर हट गया, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2E VA बाय m। VA की जगह तुम ध्यान रख लेना भाई कि V है, इसका मतलब ये ऑप्शन बना देता है ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चूंकि मुझे पढ़ाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि और भी चीजें इससे कवर हो जाएं, इसीलिए ये क्वेश्चन लगने तो 10-15 सेकंड में ही है। ये तो लगेगा हाँ सब यही होता है, समझना, ताकि और भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए। अगला सवाल बेटा बहुत ही सिंपल है बाबू, देखो क्या लिखा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज कितना? 3 × 10⁻14। द वर्क फंक्शन इज, अच्छा सारे आंसर किस में दे रखे हैं बेटा? जूल में दे रखे हैं। सारे आंसर किस में दे रखे हैं? सारे आंसर दे रखे हैं जूल में। तो वर्क फंक्शन कैसे निकालूंगा बेटा? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन होता है H इन न्यू नॉट। व्हाट इज दिस न्यू नॉट स्टैंड फॉर? दिस न्यू नॉट स्टैंड फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ मेरे पास H की वैल्यू है 6.6 10⁻−34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻14। अच्छा गाइस ध्यान से सुनो, 34 और 14 -20 हो गया। अब -20 का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी -19 में करना है। और 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 × 18 19, यानी 20 के आसपास कुछ आंसर आएगा। तो यही तो आंसर लग रहा है, देखो कोई ऑप्शन और है ही नहीं आसपास। बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 1.98 10⁻−19 आएगा, आंसर आ जाएगा 2 10⁻−19 विच इज ऑफ कोर्स एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं बिना सॉल्व किए भी तो पता चल ही रहा था। अबे 6 × 3 18 होता है, तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 19.8। बेसिकली कैलकुलेशन कितनी बनेगी? 19.8 10⁻−20। बट क्योंकि हमें 10⁻−19 में आंसर देना है बेटा, इसलिए 1.8 10⁻−19 हो गया, यानी 2 10⁻−19। मतलब सॉल्व करने की जरूरत कई बार होगा ऐसा कि आपको सब करने की जरूरत होगी नहीं, आप अननेसेसरी करोगे तो टाइम ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, लिखा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर व्हेन अ मेटल प्लेस इट एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेज। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं हुआ जब अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी। ऐसे सवालों में जब भी बोला गया कि भैया अल्ट्रावायलेट से नहीं निकला, तो उसका मतलब होता है इससे नहीं निकला, हो सकता है इससे आगे से निकल ही जाए, बट इसके पीछे वाले से तो निकलेगा ही नहीं। क्या कह रहे हो सर? भैया याद करो, GXUV-IMR, GXUV-IMR, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट। लिख देता हूं, ये हो गया लीस्ट और ये हो गया बेटा हाईएस्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हाईएस्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा लीस्ट। अब हमें बोल रहा है कि भैया अल्ट्रावायलेट से ना हो पाएगा, है अल्ट्रावायलेट से नहीं होगा। तो जब इससे से नहीं हो रहा, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली विजिबल से तो बिल्कुल नहीं होगा, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इनसे तो किसी से नहीं होगा। हां एक्सरे और गामा से हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन चेक करो, इसमें लाइट वेव है, लाइट मतलब विजिबल, इससे तो नहीं होगा। रेडियो ये इससे भी नहीं होगा, इंफ्रा भाई इससे भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? एक्सरे। लेकिन सर अगर मान लीजिए एक्सरे और गामा दोनों दे रखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दोनों आंसर हो सकते हैं, फिर वो क्वेश्चन गलत होगा। भाई अगर आपको एक ही आंसर मार्क करना है तो एक्सरे मार्क करोगे या फिर गामा मार्क करोगे। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया तो भाई दोनों में से कोई एक मार्क कर देना। हाँ भाई आप सेफ साइड के लिए गामा कर देना, गामा के बाहर तो फिर हमारे पास रेंज ही नहीं है ना। और उसके अलावा हमारी जो सीबीएसई सिलेबस में इसके अलावा और तो कोई हमें वेव पढ़नी नहीं है, ये कॉस्मिक रेडिएशन की बात करें कुछ है ही नहीं, इसलिए गामा हमारा आंसर एट लास्ट फिर हो सकता है। तो 9th का आंसर मैं मार्क कर रहा हूं बेटा, कितना? 9th का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी सही। अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ फोटोन हैव अ सेम एनर्जी रिलेटेड बाय। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में दो एनर्जीज की बात हुई है, इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटोन के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है, फोटोन जो है वो क्वांटा है, एनर्जी पैकेट्स। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h/p वैलिड है। हमारा एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन यही था बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p।
तो ये जो फॉर्मूला है विच इज एच अपॉन में एम वी ऑल्सो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पार्टिकल सिस्टम, लाइट के लिए, बिकॉज लाइट जो फोटोन है। हाँ बाद में बात आई कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, बट ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी या एच अपॉन में एम वी, यूज फॉर ऑलवेज फॉर आ पार्टिकल सिस्टम्स। ठीक है बेटा, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। दूसरा, अगर मैं बात करूंगा बेटा फोटोन की सर फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा? फोटोन का फॉर्मूला होता है बेटा E इक्वल्स टू एच न्यू या फिर E इक्वल्स टू एस सी बाय लेमडा। यानी कि बेटा लेमडा आ गया एस सी अपॉन में E, एस सी अपॉन में E। तो लेमडा के ये दो फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा किसके लिए लगाना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम, हीलियम कुछ भी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, फोटोन हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो लेमडा ई इज इक्वल टू एच अपॉन में पी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर मैं बात करूंगा फोटोन के तो लेमडा पी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा। सिंपल है क्या? अब इन्हें रिलेट कैसे करना है? हमें इन दोनों को रिलेट करना है ना। अब इनको रिलेट करने के लिए इन्होंने एक रिलेशन हमें दे रखा है ऑलरेडी कि दे हैव सेम एनर्जी। तो यानी कि इसका ई और इसका ई, यार इसमें तो ई ही नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला ब्रेक कर लिया। हमने मोमेंटम को 2me लिख लिया। आपको याद होगा, मैं थोड़ा फॉर्मूला आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। काइनेटिक की जगह फॉर्मूला होता था, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ई सिंबल लिख रहे हैं। ई का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, एम ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। ई का फॉर्मूला आ गया हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम। तो ई का फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ पी स्क्वायर अपॉन में एम, यानी पी स्क्वायर कितना आ गया 2me, यानी p कितना आ गया अंडर रूट 2me। वैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने डिराइव करके दिखाया, जरूरत थी नहीं वैसे इसकी। तो भैया इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, p k की जगह हम e लिख लेते, तो फॉर्मूला इस तरीके से लिख लिया। अब इसका एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों का एनर्जी सेम है, ये तो बात सही है। तो इसकी जगह उठा के एनर्जी यहां पुट कर दो तो कुछ रिलेशन बन जाएगा। लेकिन हम इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्वायर कर लेते हैं, थोड़ा कि ये रूट वूट हट जाए। तो लेमडा ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 2me। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इसका बना लेता हूं एच सी अपॉन में लेमडा पी को, इक्वेशन नंबर 2 से बना लेता हूं। अब यहां से उठा के एनर्जी को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ई के फॉर्मूले को, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा लेमडा ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है एच सी, और ऊपर से कितना चला गया बेटा लेमडा पी। एच से एक एच काटा तो लेमडा ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा पी इंटू एच डिवाइड बाय 2mc। जरा चेक करो, राइट हैंड साइड वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें एच कांस्टेंट है ना। एच क्या है बेटा, यहां पे एच कांस्टेंट है, यहां पे एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, यानी कि लेमडा ई स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है बेटा, लेमडा पी के। लेमडा ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा पी के। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक क्या। तो डी मेरा सही आंसर है। कई किताबों में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इवन शायद हमारी जो ब्लैक बुक है उसमें भी इसका सोल्यूशन गलत है। तो अगर कोई बच्चा देख रहा है इस लेक्चर को और जिसके पास मेरी ब्लैक बुक है MCQ असर्शन रीजन वाली, केस बेस्ड स्टडी वाली, तो उसमें भी इसका आंसर गलत है। और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में इसका आंसर गलत किया है, उसमें ए मार्क किया हुआ है, ए इसका आंसर सही नहीं है, इसका आंसर डी सही है। ये मेरा सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इन 33 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। आपको लग रहा होगा सर 3 मिनट की, 3.25 मिनट की एवरेज है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को करते करते आपको यही प्रैक्टिस होती है बेटा, कि क्वेश्चन को करते करते आपको ये पता होना चाहिए कि इससे मिलता जुलता सवाल आएगा तो हमें क्या करना है। तो ठीक है, अगला चलते हैं। तो अगला सवाल कर लेते हैं बेटा। अगला सवाल बहुत ही, देखो कितना ईजी आ गया। अब उसमें तुम्हें 10 सेकेंड लगेंगे। लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन, व्हाट इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट होता है जो मैक्सिमम करंट होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ याद दिला दूं, हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हॉलोजन एक्सपेरिमेंट में, एक ग्राफ ऐसा पढ़ा था। तो यहां पे क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये सैचुरेशन करंट है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका
ये सैचुरेशन करंट भी होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ग्राफ यहां ना रुक के यहां ऊपर रखेगा। जैसे हमने बोला I2 और I1 में से कौन ज्यादा, तो आप बोलोगे साहब I2 ज्यादा। I2 ज्यादा क्यों है? बिकॉज उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, सैचुरेशन करंट ज्यादा। तो जिसका सैचुरेशन करंट ये हो गया ना, सैचुरेशन करंट ये हो गया। तो अगर सैचुरेशन करंट ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। तो 11वीं का आंसर क्या आ गया बेटा? बी। अगला सवाल बेटा देखो बड़ा सिंपल सा यहां पे आ रहा है। अब जो मैंने आपको लॉजिक सिखाया है वही यहां पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको भी पीछे कराया था कि फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन जो है वेव जो वर्क फंक्शन है यानी कि फाई नॉट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पे जो लाइट पड़ी है इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 3000 एंगस्ट्रॉम। हमें बतानी है व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो सर बड़ा सिंपल सा सवाल है। आइंस्टीन इक्वेशन कहता है कि एनर्जी इज इक्वल टू कितना था? वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। और के ई मैक्स को बाद में तोड़ लेंगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कर लेंगे, है ना, या हाफ एम वी स्क्वायर देंगे, या जाएगा ई माइनस बेटा कितना हो गया? ई माइनस फाई नॉट। नाउ व्हाट इज दिस ई स्टैंड्स फॉर? दिस ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन। तो एनर्जी कैसे निकालोगे सर? एनर्जी निकालूंगा सर मैं एस सी बाय लेमडा से। मैंने अभी भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि एनर्जी को ऐसे कैलकुलेट ना करके इसको 12400 डिवाइड बाय 3000 एंगस्ट्रॉम, और सीधा आंसर किस में आएगा? सीधा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये सीधा सिंपल क्या हमें ये जो है ट्रिक इस्तेमाल करनी है रादर देन सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन। तो फालतू कैलकुलेशन है। तो ये सॉल्व करेंगे तो बेटा 4.13333 आ रहा है तो उसको 4 ही ले लेते हैं। तो 4.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया। तो यहां पे कितना आ गया बेटा? 4.14 माइनस फाई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कितना आ गया? 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया कितना बेटा? ये आ गया के मैक्स। तो सर आप सेम क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? सेम नहीं है बेटा, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो इसके अंदर कैलकुलेशन है बेटा वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो के मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर इसने क्या नहीं पूछा? इसने काइनेटिक नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? इसने वेलोसिटी पूछा। तो सर वेलोसिटी निकालने में क्या नया बात है क्या? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर वी मैक्स को लिखना चाहे तो वी मैक्स लिख लो, एक ही बात है। या वी लिखना सिंपल एक ही बात है। इक्वल्स टू 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो अब जब आप वी मैक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3.14 डिवाइड बाय, यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफकोर्स, दिख रहा है ना, और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 टू द पावर -31 kg। तो क्या सर इसको अब सॉल्व करना है बेटा? सॉल्व नहीं करना, अभी इसमें गलती है। गलती क्या है? ये है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ऐसा ही सिस्टम नहीं है, जबकि अपना जो मास आप किलोग्राम में लिख रहे हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ये क्वेश्चन अलग है ना। आप क्या करोगे अब इसके अंदर? आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर आपका सही आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर है सॉल्व करके लगभग कुछ 10 टू द पावर 6 निकल कर आ रहा है। तो ये आपका होमवर्क भी है मेरे लिए कि आप इसको सॉल्व करेंगे। बट हाँ, जो गलती बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो यही है कि यहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट नहीं करते, फिर कोई भी ऑप्शन जो है गलत सलत मार्क कर देंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए जी, ओ इसका तो ग्राफ ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है बच्चों, पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। इसका जो ग्राफ है दूसरी स्लाइड पर तो नहीं चला गया? नहीं ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इतना मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। इसको दिया हुआ है बच्चों नाम ए, इसको दिया हुआ है बी, और इसको दिया हुआ है सी। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में ग्राफ है, और ग्राफ के हेल्प से बात बोली गई है कि इन द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल। ठीक है साहब, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और ये इनके रिस्पेक्टिव स्टॉपिंग पोटेंशियल्स होते हैं ना। ये नेगेटिव पोटेंशियल्स होंगे सारे, जैसे ए और बी जो है उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, और सी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। अच्छा, बी और सी का सैचुरेशन करंट सेम है, यानी इनकी इंटेंसिटीज सेम होंगी, सिंपल सी बात है।
ए और बी के सैचुरेशन करंट्स अलग अलग हैं, इनकी इंटेंसिटीज अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो सवाल में बोला गया है कि द फोटोसेंसिटिव सरफेस हैव थ्री डिफरेंट रेडिएशंस, आई ए, आई बी, आई सी। यानी इसकी रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी जो है वो आई बी है और आई सी। क्या तुम्हें देख के नहीं लग रहा, क्योंकि सैचुरेशन करंट दोनों के सेम है तो आई बी और आई सी सेम रहे होंगे। बिकॉज जब इंटेंसिटी बढ़ती है, अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग नहीं तो पढ़ रहे थे, कहीं कौन सा क्वेश्चन में था, ये तो था भाई, इंटेंसिटी ज्यादा थी तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा था। अगर यहां पे इंटेंसिटी बराबर बराबर है, सॉरी जब करंट बराबर बराबर है, सैचुरेशन करंट दोनों के सेम है, तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। यानी कि पक्की बात है कि आई बी और आई सी बराबर होंगे और ये आई ए होगा। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं आई ए और आई बी को, तो आई बी ज्यादा होगा, आई ए और आई सी को तो आई सी भी ज्यादा होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज की भी बात कर लेते हैं। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। वाई ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो कराया आज कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी, इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, उल्टा कर रहे हैं, इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यानी इनके आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, यानी उन पे पड़ने वाली फ्रीक्वेंसी भी सेम है। यानी कि पक्की बात है कि एफ ए और एफ बी क्या होगा, बराबर होगा, और जो एफ सी है वो सबसे ज्यादा होगा। अब अपने ऑप्शन अगर आप चेक करो ए बी सी डी, तो सारे ऑप्शंस में ए और सी, ए और सी, ए और बी, ए और बी और ए और बी, यही है। और समय दिखाई दे रहा है बेटा कि एफ ए एफ ई के बराबर है, यानी कि ये तो रूल आउट ही हो गया, यानी कि ए बी डी तीनों में से कोई आंसर है, जिसमें से आपको आई बी बराबर आई सी बी दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, मेरा ऑप्शन ये सही नजर आ रहा है मुझे, नहीं, हाँ ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। सर ये भी तो सही लग रहा है, देखो एफ ए और एफ बी बराबर है, हाँ एफ ए एफ बी बराबर है, और आई ए और आई बी बराबर नहीं है, हाँ सर ये भी सही लग रहा है। सर ये गलत तो नहीं है, मैंने ऑप्शन गलत तो नहीं मार्क कर दिया, आई बी बराबर आई सी, यार ये भी सही लग रहा है यार, भाई एफ ए एफ बी बराबर है, एफ ए बी बराबर है, और आई बी आई सी बराबर है, यार ये भी सही है। ये क्या होगा, वह आई एफ ए एफ बी बराबर है, हाँ सर बराबर है, आई और आई बी बराबर है, आई ए और आई बी, आई और आई बी बराबर नहीं है, ऑफकोर्स ये तो गलत है। गाइस दो आंसर लग रहे हैं, इसका आंसर ए बी है और डी बी है। और अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना, मतलब हो सकता है मुझसे तो अभी मिस हो रही है, मेरे ख्याल से इसके दो आंसर सही हैं, प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि इसका सही आंसर क्या है। मुझे तो ए और बी लग रहा है, मैं दोबारा ए और डी लग रहा है, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं कि भैया ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ ठीक है सही है। उसके बाद ए बी और सी की इंटेंसिटीज सेम है बिकॉज सैचुरेशन करंट सेम है, और एक ही कम है, ठीक ही लग रहा है यार मुझे तो, मतलब मेरे दोनों आंसर सही है दोनों आंसर होंगे बेटा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं बेटा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज 1 मिलीमीटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। आपको एक रिलेशन चाहिए जिसके अंदर वेवलेंथ भी हो, काइनेटिक एनर्जी भी, अभी पढ़ाया, लेमडा का फॉर्मूला एच अपॉन में पी होता है, और मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो ये फॉर्मूला तो वैलिड होगा ना बेटा, या फिर हमने ऐसे लिख लिया तो हमारा लेमडा स्क्वायर कितना आ गया एच स्क्वायर अपॉन में 2m ई, यानी कि यहां पे ई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एच स्क्वायर अपॉन में 2m लेमडा स्क्वायर। एच कितना है 6.6 टेन टू द पावर -34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टेन टू द पावर -31 kg, और लेमडा ये 1 मिलीमीटर है, यानी 10 टू द पावर -3 मीटर है, तो 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2.41 इंटू 10 टू द पावर -18 इसका 19 इसका आंसर आ रहा है, तो दैट मेक्स ऑप्शन सी करेक्ट। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर वोल्टेज, तो पता है हमें लेमडा का फॉर्मूला होता था 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला है हमारा, तो सी ऑप्शन सही है मैं कह रहा हूं ना, कई क्वेश्चन तो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 5-10 सेकंड से पहले ही हो जाएंगे। एक मिनट, ये नहीं, ये गलत हो गया, सी नहीं है, बी है, सॉरी,
इतना भी जल्दी मत करना कि मैंने गलती कर दी तुम भी कर दो। 12.27 अपॉन 1/v ये नहीं है आंसर है, बी आंसर है इसका। चलो अगला है बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इज। अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन में अंडर रूट 2m ई बोले तो काइनेटिक एनर्जी, नहीं बोले तो काइनेटिक एनर्जी, या फिर भाई इसमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि h अपॉन में अंडर रूट 2m EV। बोलो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m EV, सही है। या फिर लेमडा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन में अंडर रूट v होता है, इससे भी छोड़ो, ये फॉर्मूला लगाओ। लेमडा का फॉर्मूला कितना होता है? 12.27 अपॉन में अंडर रूट v। v क्या है सर? v है पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अब एक बार बताओ, अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाता हूं, एक्सीलरेट करवा रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब E इंटू VA काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी है? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से ही कैंसल आउट हो गया, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया? 120 आ गया, यानी कि 12.27 अपॉन में अंडर रूट 120 आ गया मेरा आंसर। सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे, कर सकता था डेफिनेटली। थोड़ा मास वास दिख रहा है तो कैलकुलेशन मुझे लग रहा है रूट में मुश्किल लगेगी, ये ठीक है भाई। रूट 120 हम निकाल देंगे, मेरे ख्याल से 11 के आसपास कुछ होगा, बिकॉज 121 का 11 ही होता है, तो 10.9 ले लेंगे, ज्यादा करेंगे 11 ही ले लेंगे, है ना। लगभग आंसर मेरे ख्याल से मैच कर ही जाएगा इसमें। मतलब 120 का 121 से 11 ले लेंगे ना, तो खैर वैसे जो आंसर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है ना, 112 PM यानी कि पिकोमीटर। तो आंसर जो बिकॉज एंगस्ट्रॉम में निकल रहा है, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे 10⁻10 की जगह 10⁻12 में आंसर छोड़ेंगे, तो आंसर कौन सा लगेगा? ऑप्शन सी। मेरा सवाल बस इतना सिंपल सा है आप लोगों से, क्या ये सही नहीं किया मैंने? बता कि भाई इससे मत निकालना, इससे निकाल लेना, ये लॉजिक लगा ले, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, उसे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल निकाल ले। भाई तेरा वो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ कन्वर्ट भी करता काइनेटिक एनर्जी को, फिर मास से मल्टीप्लाई करता, या फिर इसे पूरा ये कितना कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन सारी बचा दी मैंने तेरी। तो ऐसे कर, ऐसे मत कर भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलकुलेट तू कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 2023 का क्वेश्चन है, और कितना इजी क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? SC बाय लैम्डा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या? SC बाय लैम्डा। क्या सवाल है? 2023 का सवाल है, SC बाय लैम्डा, बी ऑप्शन है हमारा इसका। अगला क्वेश्चन बेटा अगेन 2023 का, क्या लिखा है? फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल of emitted electron is 1.5 electron volt. The work function is simple question guys. Einstein's equation of photoelectric effect, क्या इक्वेशन है? यह है E energy of incident radiation equals to phi naught plus Ke max. बट Ke max की जगह मैं इस बार लिख रहा हूं EV naught। हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या निकालना है? फाइ नॉट निकालना है। क्या आ गया? E माइनस EV नॉट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दे रखी है 3.2 माइनस E टाइम्स ऑफ V नॉट के रखा है 1.5, यानी 1.5। भाई ऐसे लिख लो ना इसको, ये 3.2 EV हो गया, माइनस जब इससे V नॉट को E से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 1.5 EV हो गया, यानी 3.2 माइनस 1.5 EV। ऐसे लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुन लो भाई, E की वैल्यू तो 3.2 EV दे रखी है तुम्हें, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा था आपको कितना? 1.5 वोल्ट। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस विद E, सिंपल है, कितना बन गया? 1.5 EV बन गया। सो आंसर फॉर द वर्क फंक्शन विल बी व्हाट? 1.7 EV। दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 2023 का। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर पूरे साल सीबीएसई में पढ़े हैं या प्रयास सीरीज में पढ़े हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट का है। ये तब भी पढ़ाया था, पिछले साल भी पढ़ाया था, पिछले 5-6 साल से पढ़ाता रहा हूं। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ गाइस, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोला है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस
हुज वर्क फंक्शन इज W नॉट। रंग दिखाई नहीं दे रहा है ना, रंग बदल देता हूं। मैं कह रहा हूं जब फ्रीक्वेंसी न्यू पड़ी मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज के। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है E इक्वल टू फाई नॉट प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को फाई नॉट की जगह W नॉट लिखा हुआ तो अपन भी W नॉट लिख लेते हैं। तो W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है। अच्छा, E की जगह एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की जगह E की जगह h न्यू लिख लेते हैं। तो सवाल बोला है कि जब हमारी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, वर्क फंक्शन W नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी के है। हमें बोला अगर मान लो आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो क्या होगा? भाई अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो ये 2 न्यू हो जाएगा, वर्क फंक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हां, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, हमें उसका जवाब ढूंढना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, 2 बाहर निकाल लेता हूं और उसको मैं h न्यू लिख लेता हूं, इज इक्वल टू कितना आ गया? W नॉट प्लस के डैश। अब इसको उठा के पूरा यहां डाल देता हूं। 2 टाइम्स ऑफ h न्यू की वैल्यू कितनी है? W नॉट प्लस के इज इक्वल टू W नॉट प्लस के डैश। तो 2W नॉट प्लस 2k इज इक्वल टू W नॉट प्लस के डैश। इधर चला गया, W नॉट प्लस 2k इज इक्वल टू के डैश। समझ में आया क्या हुआ? भाई इसे इधर ले गया तो 2W नॉट माइनस W नॉट प्लस 2k हो गया। यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं हुई, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गई। ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले साल के लिए, कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है तो क्या वर्क फंक्शन तो चेंज होता ही नहीं है। तो जब आपने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? जवाब है नहीं, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। तो मोर देन ट्वाइस ऑफ के, बिटवीन के टू नहीं, मोर देन ट्वाइस ऑफ के, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है E, C and nu represent energy, velocity and the frequency of photon. बोलता which of the following represents wavelength? E is equal to SC h nu बोल दो या फिर SC by lambda बोल दो, SC by lambda। अब ये पूछ रहा है वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? SC अपॉन में E होगा। यानी ऑप्शन कौन सा लगेगा? ऑप्शन C सही लगेगा, ऑप्शन C सही लगेगा। तो सॉरी गाइस, मम्मी का मैसेज है, उनके मैसेजेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनको रिप्लाई करना बहुत अर्जेंट होता है। ऐसा नहीं कि डांट पड़ेगी टाइप, ऐसा इसलिए कि दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब भी उनको मेरी ज़रूरत हो मैं 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहूं। ओके, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा यहां से हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं। तो सवाल में बोला गया कि फोटॉन्स है, उनके एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक एक करके डाला, और जो वर्क फंक्शन है बच्चों वो कितना है? फाई नॉट। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, सिंपल यार, अभी पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, सिंपल है। तो के मैक्स का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? E माइनस फाई नॉट। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी के मैक्स 1 इज इक्वल टू E की वैल्यू 1 माइनस फाई नॉट की वैल्यू 0.5। पहले केस में EV ही है ना, EV में ही है। फिर दूसरे केस में के मैक्स 2, क्या फॉर्मूला बनेगा? वैल्यू बनेगी 2 माइनस 0.5 EV, यानी ये हो गया 0.5 और यहां पे 1.5 V। तो अगर मैं दोनों की रेशो निकालूंगा यहां पे, तो के मैक्स 1 डिवाइड बाय के मैक्स 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, है ना। तो डेसिमल से डेसिमल काट दो, 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है बेटा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 22 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ मेटल ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 एंड न्यू बाय 3, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो सेम ही क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करते हैं। के मैक्स का जो फॉर्मूला है वो एनर्जी माइनस फाइ नॉट है, एनर्जी माइनस फाइ नॉट। अब थोड़ा तोड़ लेते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, फॉर्मूला ये बनेगा के मैक्स का। अब दो केस हैं, जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी तो न्यू ही है बेटा, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक बार न्यू बाय 2 है और एक बार न्यू बाय 3 है, तो दो केस बना दिए बेटा। के मैक्स 1 क्या बन गया, ये बन गया एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 2, यानी कि एच न्यू बाय 2। सिंपल है, पहला इक्वेशन तो यही बन गया। और दूसरा इक्वेशन, डबल डबल क्यों लिख रहे हो, ये बन गया के मैक्स 2, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 3, यानी कि 2h न्यू बाय 3। सही है। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो कितना बनेगा, h न्यू बाय 2 डिवाइड बाय 2h न्यू बाय 3। h न्यू से h न्यू काट दिया, 3/4 मेरा आंसर आ गया। दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। सही आंसर कितना आएगा इसका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पे प्रोटॉन होगा बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रोटॉन है। 2023 का क्वेश्चन है क्योंकि मुझे याद था। A proton and an alpha particle have the same kinetic energy, इनका एनर्जी सेम है। The ratio of their de Broglie wavelength, देखो इस पे सवाल इस साल भी आ सकता है। लेमडा का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, मेरी क्लास की शुरुआत भी कहीं कहीं से हुई थी। लेमडा का फॉर्मूला, एटॉमिक पार्टिकल्स है ना बेटा, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा का फॉर्मूला होता है h अपॉन में p या फिर h अपॉन में √2m e। सही है। अब इनकी काइनेटिक सेम है यानी ई सेम है। अच्छा सर इनका h तो कांस्टेंट दोनों का होता ही है, √2 भी कांस्टेंट हो गया। अच्छा मास अलग अलग है, बिकॉज प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल इज हैवियर। प्रोटॉन क्या है बच्चों, प्रोटॉन है H11, अल्फा पार्टिकल कौन है He24। तो अगर आप देखोगे ट्वाइस का फर्क, 4 टाइम्स का फर्क है ना। अल्फा पार्टिकल ये है बेटा, ये 4 गुना है। अच्छा इसके जगह, प्रोटॉन के जगह अगर आता ड्यूट्रॉन H12, तो अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा था, भाई क्वेश्चन में आपने प्रोटॉन बदल के ड्यूट्रॉन दे दिया, तो मास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। अभी कितना है मास, यहां पे 1 यहां पे 4, अभी मास कितना है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। प्रोटॉन होता तो कितना हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता, सॉरी ड्यूट्रॉन हो जाता तो 2 टाइम्स हो जाता, कोई भी हो सकता है ना बेटा। तो यहां पे लिख सकता हूं कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल। तो लेमडा पी डिवाइड बाय लेमडा ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा कितना हो गया, मास ऑफ अल्फा हो गया 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर आ जाएगा 2, यानी कि लेमडा पी अपॉन में लेमडा अल्फा का आंसर आ जाएगा बेटा 2:1, यानी दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल बच्चों बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो 2023 में सवाल आया हुआ है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में p, यानी कि h एंड p आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्स का ग्राफ जो है वो ये है, ये एक्सपोनेंशियल, ये जो है पैराबोला, ये जो है ये जैसे ये p और लेमडा स्क्वायर का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो, और ये जो है p लेमडा का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, और ये जो p है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस लेमडा का ग्राफ है। ऑफ कोर्स p इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा ये एक लौता ग्राफ ही था, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही ऑप्शन था बेटा। मैं बोल रहा हूं ना कई क्वेश्चन तो आप ऐसे हैं कि छूमंतर हो जाएंगे 10-12 सेकंड के अंदर अंदर ही। कहता है हैवी पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, एक पार्टिकल है हैवी पार्टिकल इनिशियली इज रेस्ट, स्पॉन्टेनियसली ब्रेक्स इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग अ नॉन जीरो वेलोसिटीज। नॉन जीरो मतलब कुछ कुछ वेलोसिटीज होंगी। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ध्यान रखना जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर ब्रेकिंग हो, टूट रहा हो कुछ, ऐसे सवालों में इनिशियल मोमेंटम जितना होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल मास कैपिटल M का टूटा और 2 में एक टूट गया, एक में m1 में एक में m2 में, ये m1 और एक m2, ये इनिशियली रेस्ट पे था। अगर ये रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम 0 था। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसके अंदर कोई पार्टिकल टूट रहा हो, 2 बना रहा हो, 3 बना रहा हो, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के हमेशा बराबर होगा। तो ये रेस्ट पे था, इसका मोमेंटम 0 था।
अब जब ये दो पार्ट में टूटा तो एक इधर भागा और एक इधर भागा। सवाल है सर ऐसा क्यों भागा? भाई इसका मोमेंटम यहां पे हो जाएगा m1 v1, इसका मोमेंटम यहां हो जाएगा m2 v2। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहले मोमेंटम 0 था, उतना ही मोमेंटम अभी करना है। यानी कि पहले मोमेंटम 0 था, इसका मोमेंटम हो गया m2 v2 और इसका मोमेंटम हो गया वहां पे m1 v1। यानी m1 v1 किसके बराबर होगा? m2 v2। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी कोई पार्टिकल टूटे, स्प्लिट हो 1 में 2 में 3 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया ना, बात खत्म हो जाएगी। तो सवाल पूछ रहा है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी पार्टिकल्स की? तो सिंपल है यार, इनका लैम्डा सेम हो गया। लैम्डा 1 किसके बराबर आ गया? लैम्डा 2 के। भाई इसका लैम्डा और इसका लैम्डा सेम हो गया, इसका मतलब। और पी का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जिनका लैम्डा ही सेम है गाइस, हमारा जो लैम्डा है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी तो होता क्या वैसे, इसमें करना क्या था? तो इन्होंने बोला रेशियो बतानी, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या होगा? 1:1 होगा। हो गया क्वेश्चन। बिना बात में आगे बढ़ा रहा हूं बातों को। चलो जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ गिवन सरफेस ऑफ अ मेटल कैन टेक्स प्लेस व्हेन। भाई एमिशन कब होगा? जब देन द फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। वर्क फंक्शन मस्ट बी लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। भाई वर्क फंक्शन मान लो 2 है और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है वो 1 है, होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लिमिट। इलेक्ट्रॉन लिमिट कब होगा? जब हमारा वर्क फंक्शन, जो एनर्जी हमारे पे फोटोन की पड़ रही है, उससे कम होगा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है? वो है गाइस वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता बिकॉज एनर्जी की बात हो रही है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं हो सकता, एनर्जी की बात हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं हो सकता, एनर्जी की बात हो रही है। वर्क फंक्शन एनर्जी ही होती है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है हमारा जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो है कितना बेटा? वो है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस मेटल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने को बोल रहा है। लैम्डा फाई नॉट का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा नॉट। सिंपल है। या फिर आप बोल देते सर h न्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो लैम्डा नॉट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एससी अपॉन में फाई नॉट। सही है कि नहीं? सिंपल है। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, यहां पे आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा लंबी होने वाली कैलकुलेशन, अननेसेसरी कैलकुलेशंस है। तो सर वो जो आपने फॉर्मूला बताया था एनर्जी का, वो लगा सकते हैं। हाँ भाई, हमारा वर्क फंक्शन है तो एक प्रकार की एनर्जी ही, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होता है। तो अगर मैं लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम का आंसर निकालूंगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा 12400 डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 डिवाइड बाय एनर्जी, भाई एनर्जी यहां पे कौन है? वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन कितनी है? 4.14। तो 299 समथिंग कुछ इसका आंसर आ रहा है। मैं एग्जैक्ट आपको आंसर बता देता हूं, 2995.16 एंगस्ट्रॉम कुछ आंसर आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आ गया? 3000 एंगस्ट्रॉम। सर आपका आंसर बिल्कुल सही क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस है। तो आपके पास ऑप्शन भी तो कुछ ऐसा खास है नहीं ना। ये तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत दूर चला गया। ये और ये भी हो नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास का, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और तो हमने 28 क्वेश्चन करे हैं और अभी तक क्लास जो है वो 1 घंटे को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन वही बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि एमसीक्यू मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसे करा के लंबे लेक्चर लेके कुछ अलग कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बिकॉज क्वेश्चन यही तो नहीं होगा ना कि भाई आ जाए, तो अलग बात है कि सिमिलर आ गया सर, लेकिन सेम क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, ये आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लिखा है, द फोटो इलेक्ट्रिक electrons produced by monochromatic light beam incident on a metal plane having a surface spread of their kinetic energy. स्प्रेड, हाँ होता है, पढ़ा है मैंने, शुरुआत में ही से शुरुआत की थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, अलग अलग होती है। और उसका कारण तो उनमें कोलिजन्स होते रहते हैं, और उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे आइंस्टाइन इक्वेशन की इक्वेशन बन जाती है। आगे क्या लिखा रीजन? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद अनदर ऑफ द मेटल। हाँ सही है, असर्शन क्या है? ट्रू है। रीजन क्या है? ट्रू। और यही तो इसका आंसर है, यानी असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस इज द एंड ऑफ
दी चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। अगली क्लास में मिलेंगे एटम एंड न्यूक्लियस, और मैं गारंटी कर रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स का एमसीक्यू का सारा सेक्शन करोगे, आपकी प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।